हाय गाइस, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज का वीडियो अब तक के वीडियो से अलग हटके है। अभी तक के वीडियोस में हमने बात की थी कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह इन्वेस्ट करना चाहिए और फाइनेंशियल प्लानिंग करनी किस तरह करनी चाहिए। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक आईपीओ की, जो कि 15 दिसंबर को खुलने जा रहा है। क्या हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? आपको याद होगा हमने इस सीरीज की शुरुआत की थी आईपीओ के बारे में चर्चा करके, इस इन्वेस्टमेंट इन आईपीओ रिस्क की। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग ऑन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ Bector's Food Specialties Limited IPO, which is going to open on 15th December and will close on 17th December. So let us analyze this IPO. To analyze this, we'll be concentrating on 5 P's: the products, the promoters, the performance, the peer performance, and the prospects. So one by one, we'll be discussing on all these parameters and we'll decide for ourselves whether we should or we should not invest in this IPO. इसके promoters कौन हैं? एक मिसेस रजनी बेक्टर, जो कि एंटरप्रेन्योर थी। उनको शौक था बेकिंग का। उन्होंने शुरू की एक छोटी सी कंपनी 1978 में, जो कि आज शेप ले चुकी है बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड की। आज ये एक लीडिंग कंपनी है जो कि प्रीमियम और मिड प्रीमियम बिस्किट सेगमेंट में और प्रीमियम बेकरी सेगमेंट में ऑपरेट करती है नॉर्थ इंडिया में। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो बिस्किट प्रोडक्ट्स हैं, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा और कभी ना कभी इसको टेस्ट भी किया होगा, जो है क्रेमिका ब्रांड। क्रेमिका नाम के ब्रांड से इनके प्रीमियम बिस्किट सप्लाई होते हैं ऑल ओवर द कंट्री। और जो इनके बेकरी प्रोडक्ट्स हैं वो आते हैं इंग्लिश ओवन के नाम से। बिस्किट्स में दे हैव अ वाइड रेंज। सिमिलरली इन द बेकरी ऑल्सो दे हैव अ वाइड रेंज इन द नेम ऑफ इंग्लिश ओवन। इनके प्रोडक्ट्स 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में बनते हैं। 2 यूनिट इनकी पंजाब में है और 1 यूनिट हिमाचल प्रदेश में, 1 यूपी में, 1 महाराष्ट्र में और 1 कर्नाटका में है। सो इट हैज ए पैन इंडिया प्रेजेंस इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो। कस्टमर्स, जहां तक इस कंपनी का सवाल है, इनके रिटेल कस्टमर्स लगभग 26 स्टेट्स में फैले हुए हैं। इनके इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स पैन इंडिया है, all over the India, and they exports to almost 64 countries. They are the largest suppliers of buns to QSRs. QSRs यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, जिसमें कि बर्गर किंग, जिसका कि इंसिडेंटली आईपीओ लिस्ट होने जा रहा है 15 दिसंबर को और ये आईपीओ खुलेगा 15 दिसंबर को। They are the biggest suppliers to Burger King for their buns, Connaught Plaza restaurants, Hardcastle restaurants, and Yummy restaurants. They are the largest suppliers of biscuits to canteen stores department at 33 locations, and they have a strong presence at almost all railway station canteens. So they have customers spread all over the country, and they are exporting to 64 countries. 64 कंट्रियों में इनका एक्सपोर्ट होता है। अगर हम अब इनके परफॉर्मेंस पे एक नजर डालें, 3 साल की परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं, 2017-18 में लगभग 700 करोड़, जो बढ़ के 18-19 में 786 करोड़ हुई, लगभग 12% का जंप। और फिर 19-20 में थोड़ा सा स्टेगनेंट रही, नीचे आई 765 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट इनका 35 करोड़, 33 करोड़ और 30 करोड़, तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट सेम लेवल पे रहा है। और टर्नओवर इनका अगर हम देखें तो 1920 में स्लाइटली 2-3% से कम हुआ है। दोनों के फर्स्ट हाफ को अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो सुपर परफॉर्मेंस रही है। तो 366 करोड़ की जगह जो टर्नओवर रहा है 438 करोड़ का, लगभग 72 करोड़ का जंप, जो कि लगभग ये समझ लीजिए 24% के आसपास है। और टर्नओवर प्रॉफिट
10 करोड़ से बढ़कर 39 करोड़, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। बट दिस नीड्स टू बी सीन विथ केयर। क्या ये परफॉर्मेंस रिपीट होगी आने वाले दिनों में, या ये कोविड जिसमें कि इनकी सप्लाईज इनके खुद के हिसाब से बहुत बड़ी हैं, उसका रिजल्ट है। आने वाले दिन ये बताएंगे कि इसको जो परफॉर्मेंस आई है कंपनी किस तरह से रिपीट कर पाती है। अगर ये कंपनी रिपीट करती है देन इट इज गोइंग टू बी ए बिग बेनिफिट टू द इन्वेस्टर्स। अगर अदर पैरामीटर्स की हम बात करते हैं तो इनके बिस्किट्स में जो मार्जिन रहे हैं लफली 44%, बेकरी में 51%। इनका जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है, जो 64 कंट्रीज को टर्नओवर एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें इनका कंट्रीब्यूशन जो रेवेन्यू में आता है लगभग 22%। ईपीएस 18-19 में 5.6 था और जो कि घट के 19-20 में 4.93 हुआ है। इनके कॉम्पिटिटर्स ब्रिटेनिया, नेस्ले, आईटीसी, प्रताप स्नैक्स जो कि येलो डायमंड के नाम से सप्लाई करते हैं, डीएफएम फूड्स। Although it is not an apple to apple comparison, but some of these products of all these MNCs and the local players tally with those of BFSL, that is Bakers Food Specialties Limited. अगर इनके पेयर परफॉर्मेंस हम कंपेयर करें, ब्रिटेनिया का जो पीई रेशियो है यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो 11 दिसंबर की प्राइस अगर हम लेते हैं तो 52 के आसपास, नेस्ले का 85, प्रताप स्नैक्स का 113, DFM Foods का 98.79. We have purposefully not taken ITC because we know that it is not comparable at present. And if we see the prospects of BFSL, first we need to compare the peer performance on the PE ratio. तो जो हमने जहां PE ratios देखे तो इनका भी PE ratio 56 के आसपास है, जो कि लगभग ब्रिटेनिया से थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन अगर हम फर्स्ट हाफ की जो परफॉर्मेंस रही है, जो अभी हमने देखी थी, उसके बेसिस पे एनुअलाइज्ड पीई निकालते हैं तो इसका पीई आता है 22 के आसपास, जो कि एक अच्छी ग्रोथ का संकेत देता है, प्रोवाइडेड द परफॉर्मेंस ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 इज रिपीटेड इन द सेकेंड हाफ एंड इन द इयर्स टू कम। सो अगर हम प्रॉस्पेक्ट्स की स्ट्रेंथ एनालिसिस करें, स्वॉट एनालिसिस करें, यानी कि कंपनी की स्ट्रेंथ देखें, वीकनेस देखें, अपॉर्चुनिटीज देखें, थ्रेट्स देखें, तो आप अपने आप ये निर्णय ले पाएंगे कि हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करें या नहीं। सबसे पहले हमने देखा एक प्रीमियम ब्रांड एंड क्वालिटी है इनकी, दोनों सेगमेंट्स की, बिस्किट्स में एंड बेकरी में। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ये लीडर्स हैं बिस्किट्स में और बेकरी सेगमेंट्स में नॉर्दर्न इंडिया में। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, इनके पास मेजर फूड सर्टिफिकेशंस हैं, बीआरसी के, यूएसएफडीए के, एफएससीसी के, तभी एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं 64 कंट्रीज को। वी हैव सीन दे आर लीडिंग एक्सपोर्टर्स एंड इन द कोविड टाइम्स दे हैव इंट्रोड्यूस्ड मेनी न्यू प्रोडक्ट्स, सब ब्रेड्स, पिज्जाज, गार्लिक ब्रेड्स, चीज गार्लिक बन फिल्स एंड फ्रोजन कुकीज. They have a consistent track record of profits and dividends. Of course, the profits have not grown, but they have a consistency in the profits. And it is one of the select companies in India जो कि हैंडल कर सकती है फ्रेश, चिल्ड और फ्रोजन प्रोडक्ट्स को. तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. अब कंपनी के अगर वीकनेसेस देखते हैं तो हमने देखा कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट स्टेगनेंट रही है इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स. और जो ये इश्यू लेके आ रहे हैं वो मुख्यतः डाइल्यूशन ऑफ इक्विटी के लिए है, यानी कि प्रमोटर अपनी कुछ स्टेक सेल कर रहे हैं, लगभग 1.5% की. आगे हम देखेंगे. और जैसे कि हमने देखा इनके कंपटीशन लोकल प्लेयर्स के साथ साथ एमएनसीज के साथ भी है, तो ये टफ कंपटीशन रहेगा हमेशा, ब्रिटेनिया हो, चाहे नेस्ले हो, चाहे आईटीसी हो. इनका जो मार्केट शेयर है वो बहुत मिनिस्क्यूल है कंपेयर टू देयर एमएनसीज. अगर हम अपॉर्चुनिटीज देखते हैं तो चूंकि मार्केट शेयर आज कम है, इनके पास बहुत बड़ा स्कोप है मार्केट शेयर बढ़ाने का. अगर मार्केट शेयर बढ़ता है तो डेफिनेटली मार्जिन्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रोवाइडेड दे आर, अगेन आई एम रिपीटिंग, दे आर एबल टू रिपीट द फर्स्ट हाफ ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द करेंट ईयर. थ्रेट्स क्या हैं?
जो इनकी बेसिकली वीकनेसेस हैं, कॉम्पिटिशन विद एमएनसीज और जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स हैं। आजकल एक ट्रेंड चला है, अगर आपने अधिकतर क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स पे जाके देखा हो तो वहां लिखा हुआ रहता है वी बेक अवर ओन ब्रेड, यानी कि वो ताजी ब्रेड बेक करते हैं। तो अगर ये जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जो इनके मेजर कस्टमर्स हैं वो किसी स्टेज पे डिसाइड करते हैं कि हम अपनी ब्रेड को खुद बनाएंगे, तो इनके लिए रेवेन्यू में डेंट आ सकता है। और जो नए प्रोडक्ट्स अभी हमने चर्चा की जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं मार्केट में, उनकी कितनी एक्सेप्टेंस होती है, कितना टर्नओवर इनको रिपीट मिलता है कोविड के बाद भी, ये कंटिन्यू करता है नहीं करता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। और अगर अब इश्यू हाइलाइट्स की बात करें तो जैसे कि हमने देखा 15 दिसंबर को इश्यू खुलेगा, 17 दिसंबर को इश्यू बंद होगा। 10 रुपए फेस वैल्यू है इश्यू की। आईपीओ प्राइस लोअर बैंड पे 286, अपर बैंड पे 288। मार्केट लॉट इसका 50 शेयर्स का है और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 50 शेयर्स, यानी कि अगर एक रिटेल इन्वेस्टर अप्लाई करता है तो इसको 50 शेयर अप्लाई करने हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 13 लॉट्स यानी कि 2 लाख के आसपास, और मिनिमम यानी कि 15,000 के आसपास। और इसकी लिस्टिंग दोनों बीएसई और एनएसई पे होगी। इश्यू साइज 540 करोड़ का है, और जैसे हमने चर्चा की थी कि सिर्फ 40 करोड़ ये एक्सपेंशन के लिए यूज करेंगे, और जो 500 करोड़ है वो जो एग्जिस्टिंग इनके प्रमोटर्स हैं वो अपनी इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हैं लगभग 1.5% के हिसाब से। तो 500 करोड़ वो उनके प्रमोटर्स के खाते में जाएगा, और एक्सपेंशन के लिए आउट ऑफ 540 करोड़ देयर विल बी ओनली 40 करोड़ अवेलेबल। सो व्हाट आर द की टेकअवेज? इस एनालिसिस से हमने क्या देखा? पहली चीज, इसकी पीई 56 है जो कि फुली प्राइस लगती है, लेकिन यदि हम इसकी फर्स्ट हाफ परफॉर्मेंस से, जो करंट ईयर की फर्स्ट हाफ परफॉर्मेंस है, हम बार बार उस पर चर्चा कर रहे हैं, उससे हम पीई कैलकुलेट करते हैं एनुअलाइज बेसिस पे, तो 22 का पीई आता है। और ये परफॉर्मेंस अगर सस्टेन होती है, जिसको कि हमें केयरफुली वॉच करना है, देन इट विल बी ए सुपर्ब मल्टीबैगर। लेकिन आज इस बेसिस पे आपको इन्वेस्ट करना है लिस्टिंग गेन्स के लिए, मिड टर्म गेन्स के लिए या लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए, ये एनालिसिस के बाद आप स्वयं एक निर्णय ले सकते हैं। छोटा सा इन्वेस्टमेंट है 15,000 का, एंड देयर कुड बी reasonably good listing as well as mid-term gains if we apply in this share. So let us wait and see how the issue subscribes and what will be the performance when the issue gets listed. Thank you very much. Thank you.